दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त होस्ट मोहन नेवरिया जागो लोधी समाज के आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के कार्यक्रम की अतिथि हैं कुमारी अल्पना राजपूत जो इटावा से हैं। और आपने संपन्न जो परीक्षा हुई नीट की और उसमें ओवरऑल 720 में से 691 नंबर प्राप्त किए हैं और ऑल इंडिया में 216वीं रैंक प्राप्त की है और ओबीसी की रैंकिंग आपकी है 43। तो अल्पना आपका स्वागत है। थैंक यू सर। जागो लोधी समाज के जो ये 1.5 लाख सदस्यों का समूह है जिसमें हम जो भी हमारी प्रतिभाएं होती है, जो भी हस्तियां होती है, हमारे अतिथि होते हैं, उनको हम बुलाते हैं और अपने दर्शकों से अपने सदस्यों को रूबरू कराते हैं ताकि वे जान पाए कि आज जिस मकाम पे आप पहुंचे हैं और वो किन मंजिलों से गुजरा है, किस तरह से गुजरा है, कौन कौन से मकाम आए, कौन कौन से आपको चीजों से गुजरना पड़ा। तो मैं आपका स्वागत करता हूं और सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि ब्रीफ में आप अपने परिवार के बारे में थोड़ा जानकारी दें, पृष्ठभूमि बताएं ताकि लोग ये जान पाए कि आपने ये नीट की परीक्षा को कैसे आपने सफलता प्राप्त की। तो अल्पना कृपया थोड़ा बताएं हमारे जागरूक समाज के दर्शकों को। स्वागत है आपका। थैंक यू सर। थैंक्स टू एवरीवन। मेरा नाम अल्पना राजपूत है और मेरी फैमिली में हम 4 भाई बहन हैं। मेरी एक बड़ी सिस्टर है, सबसे बड़े भैया हैं, फिर बड़ी सिस्टर है, फिर मैं हूँ, फिर मेरा एक छोटा भाई है और मम्मी पापा हैं। तो हम मेरी फैमिली में टोटल 6 लोग हैं। जी जी जी, थोड़ा बताएं आराम से। कैसे पढ़ाई हुई, कहाँ कहाँ कैसे की आप इटावा में किस जगह रहते हैं, वहाँ क्या किस तरह का पारिवारिक माहौल है, सामाजिक पृष्ठभूमि वहाँ कैसी किस तरह है, कैसे क्या आपके गांव में कितने लोग जॉब्स में हैं, कितने लोग बाकी अन्य व्यवसाय करते हैं, प्लीज बताएं। यस सर। हम लोग गांव में रहते हैं, इटावा सिटी में नहीं रहते। हमारा मेन घर और एक एक ही घर हमारा गांव में ही है। तो हम्म गांव में पढ़ाई लिखाई का माहौल तो सर ऐसे मान लीजिए बिल्कुल है नहीं। और हमने जैसे भी 12th तक पढ़ाई करी वैसे उस तरीके से मतलब हमें किसी से मोटिवेशन नहीं मिलता था, ना माहौल था ऐसा पढ़ने का। और जॉब वाले लोग भी ऑलमोस्ट जीरो हैं, कोई है नहीं। तो लेकिन ये है कि पापा और मम्मी एजुकेटेड हैं, इनफ एजुकेटेड हैं कि वो अपने बच्चों को सही दिशा दे सकते थे, तो उन्होंने दी हम लोगों को बचपन से, हम चारों भाई बहनों को। तो और माहौल तो सर पढ़ने का नहीं है, और दूसरा ये नेगेटिव वाइब्स भरने का तो बहुत है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो ये के बारे में, स्पेशली हम दो सिस्टर है कि कुछ नहीं करेंगी या घूमने गए या वटेवर। तो ये सब नेगेटिव चीजें सर बहुत रहती हैं गांव में, पर हम लोग और मेरे मम्मी पापा इन सब चीजों से अनअफेक्टेड रहते थे, क्योंकि हम लोगों को हम्म हमारे गोल्स मालूम थे और मेरे माँ बाप का हम पे बहुत भरोसा था। तो कभी हम्म सवाल जवाब भी नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि बच्चे सिर्फ पढ़ रहे हैं। क्योंकि हम लोग सर आउटपुट हम्म देते थे, हम लोग रिजल्ट देते थे हमेशा। हम जब भी नीट का एग्जाम दिया, मैंने जितने बार भी दिया, मेरे पिताजी सेटिस्फाइड रहते थे कि पढ़ाई हुई है। तो फिर हम्म इसलिए उन्हें हम पे भरोसा बना रहा हमेशा, और यही रीजन था कि इतनी बुरी सिचुएशंस में भी उन्होंने मुझे इतने साल पढ़ने का मौका दिया। हम्म हम्म हम्म, हम्म, हम्म। और तो हमारी प्राइमरी जो एजुकेशन है वो सब गांव में ही हुई है, 12th तक हम सब लोग गांव में ही रहे हैं। आपका गांव कहाँ पड़ता है इटावा में, और कौन सा तहसील, कौन सा सब हम्म। डिवीजन है, कौन सी तहसील है और यस कौन सा सर। गांव है? हाँ, हमारे गांव का नाम है ग्राम नगला जैक, और तहसील पड़ती है चकर नगर, और डिस्ट्रिक्ट इटावा है, पोस्ट हम्म पृथ्वीपुर पड़ता है। हम्म। और और वहाँ पे क्या जैसा आपने बताया जॉब्स में लोग कम हैं, तो क्या खेती बाड़ी करते हैं या छोटे मोटे व्यवसाय, किस तरह के वो लोग काम करते हैं? क्या सर? आवाज नहीं आ रही थी। वहाँ पे किस तरह का लोग काम धंधा करते हैं, किस तरह का व्यवसाय करते हैं, खेती बाड़ी है हाँ या? सर, यहाँ पे देखिए, जैसे कि गांव है तो सभी लोग खेती ही करते हैं। हमारे यहाँ खेती बहुत होती है, मतलब हर हर घर में खेती इनफ करते हैं हाँ लोग, हाँ। और जबरदस्त मेहनत भी करते हैं खेतों में।
तो और थोड़ी दूर पे एक छोटा-सा हाँ, मार्केट हाँ। पड़ता है, तो वहाँ पे मतलब छोटे-मोटे डॉक्टर्स हैं, वो लोग बैठे रहते हैं, तो हम लोगों को मतलब सुविधाएँ भी मिलती हैं। तो थोड़ा दूर हुँ, जाना हुँ। पड़ता है, अदरवाइज़ सिटी में चले जाते हैं, वो 6-7 किलोमीटर होगी यहाँ से। हुँ, 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 हुँ। किस तरह की तैयारी आपने नीट के इस एग्ज़ाम के लिए की थी और कहाँ जाके की, कैसे-कैसे की, उसमें सहयोग किन-किन का कैसे मिला, थोड़ा बताएँ? हाँ सर, सहयोग का तो ऐसा है सर, जब सिचुएशंस खराब होती हैं तो लोग और रिलेटिव्स भी किनारे हो जाते हैं। तो ऐसे ही रहा हमारे घर में भी। तो लेकिन हमारे जो जिन्होंने सबसे ज़्यादा मदद की, मैं कहूँगी वो रिश्तेदार तो नहीं है, वो मेरे घर के हैं। मेरे मामा जी हैं, उन्होंने मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प की, या फिर यूँ कह लीजिए कि मेरे मामा जी ने मेरे पिता की तरह मेरी मदद की। उन्होंने मुझे सही डायरेक्शन या बाहर पढ़ने का, ये सब आइडियाज़ उन्हीं के थे। तो हुआ ये कि हम 1 टू 5 हमारा सब प्राइमरी स्कूल में ही हुआ है, जो गाँव में सरकारी स्कूल होता है, आप जानते हैं। तो वहाँ हुँ, हुँ। से मेरा 1 टू 5 क्लास हुआ है, और उससे पहले मैं डायरेक्ट 1 एलकेजी, केजी का कुछ नहीं था ऐसा सर मेरे में। हुँ, हुँ। तो हुँ, हिंदी हुँ। मीडियम से था सब, यूपी बोर्ड रहा, 12th तक ऐसे ही रहा। हुँ, 1 टू 5 प्राइमरी स्कूल, उसके बाद एक प्राइवेट स्कूल गाँव का ही, 6th 10th मैंने वहाँ किया। और उसके हुँ, हुँ। बाद 11th 12th मैंने दूसरे स्कूल से किया, वो भी गाँव का ही था, वो भी मतलब प्राइवेट स्कूल था। तो सर हम लोगों का ये यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, और 12th तक कुछ डिसाइड नहीं था कि क्या करना है आगे, हम सिस्टर्स को बाहर भी पढ़ना है कि नहीं, ये भी पता हुँ, नहीं हुँ। था, क्योंकि तब सिचुएशंस अलग थी। हुँ, फिर हुँ। फैमिली में थोड़े तना-तनी और ये सब भी हुआ, तो फिर जब फिर सब समझ में आया कि अब बच्चों पे फोकस करना है, तो हम लोग हुँ, 12th में अच्छा-अच्छा रिजल्ट दिए, तो पापा ने भी सोचना शुरू किया कि अब कुछ बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए, या बेटे को भी। और मेरे बड़े भैया तो शुरू से ही सिटी में पढ़े हैं, हम 3 हुँ, भाई-बहन हुँ। गाँव में पढ़ते थे। तो लेकिन हम लोगों ने भी कभी सोचा नहीं था कि हम लोगों की लाइफ इतनी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हम लोग 12th तक बिल्कुल ब्लैंक थे अबाउट आवर फ्यूचर, कि हमें क्या हाँ। करना है या हमें क्या मिल सकता है। हुँ, हम लोग बस यूँ ही पढ़ते थे कि अच्छा लगता था, या स्कूल के टॉपर कहलाते थे, तो बस इसलिए पढ़ते थे, और कंपटीशन से हमारा दूर-दूर तक कोई नाता, कोई लेना-देना नहीं था। फिर 12th में हुँ, मेरे मामा जी ने और मेरे बड़े भैया ने डिसाइड किया कि अल्पना को एटलीस्ट अभी बाहर भेजना चाहिए। सीपीएमटी होता था 2015 में, जब मैंने 12th पास किया था। तो सर हम सीपीएमटी के हुँ, लिए निकले थे बाहर, लेकिन सीपीएमटी उस साल फिर कैंसल हो गया, तो फिर बड़ा खराब लगा कि हमने इसी की तैयारी की, हमने पढ़ाई भी इसी की है, तो फिर एग्ज़ाम होना चाहिए। फिर नहीं हुआ, और फिर साल भर सीपीएमटी की कोचिंग करने के बाद मैंने एग्जाम नीट कर दिया, तो फिर उसमें हुँ, तो मार्क्स सर अच्छे नहीं। हुँ, हुँ। दिक्कत आ रही है कलेश जी? हाँ, वो शायद नेटवर्क का इश्यू है, मैं अभी कर ओके, ओके। उनकी तरफ या अपनी नहीं, तरफ? नहीं, उनके अल्पना पेड़ से आप करते अपना हैं मेरे हाँ, पिताजी। अल्पना आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, मेरे ख्याल कनेक्ट हैं वो, जारी हेलो? रखें अगर आवाज़ है। चलो। अल्पना, आप अपना वीडियो आपकी वीडियो आवाज ऑफ कर नहीं आ रही लीजिए। है। जी, वीडियो ऑफ थोड़ा कर लीजिए। वीडियो का सर? ऑफ कर लीजिए, वीडियो ऑफ ऑफ, कर लीजिए। एक्चुअली कनेक्टिविटी कम है तो ऑडियो कम से कम आएगा। हुँ। हाँ सर। वीडियो ऑफ कर लीजिए आप। हाँ सर, हो गई ऑफ। ओके, ओके। ठीक, ठीक। ठीक है बेटा। जारी रखिए बेटा। फिर घर पे ही काम, मम्मी का पापा का खेतों में हाथ बटाती थी। 12th तक हमने भी खेतों में मम्मी पापा के साथ काम किया है, क्योंकि पता नहीं था कि बाहर जाना भी है, या कुछ कुछ गोल्स भी डिसाइडेड नहीं थे। तो वहाँ पे जाके हमने 1 साल तैयारी कर ली, और मेरा 720 में उस टाइम 380 नंबर आ रहा था। तो हुँ, हुँ, और उस साल सिलेक्शन ओबीसी के 470 पे थे। तो पापा ने बोला हुँ, कि 1 साल और अगर तैयारी करो, तो फिर हो सकता है अगले साल इतना अच्छा मार्क्स आ जाए कि एमबीबीएस मिल जाए। तो हुँ, फिर हुँ, फिर तो कुछ 2017 के कुछ नीट के गोल्स भी देने के लिए डिसाइडेड मैंने नहीं थे। 16 से 17 तो वाले वहाँ पे क्वेश्चन में तैयारी करी, कानपुर में हुँ, ही करी है मैंने। तो फिर हुँ, उसमें 466 नंबर आया था मेरा, तो फिर घर वालों को होप होने लगी कि हाँ, आज नहीं तो कल हो तो जाएगा ही, क्योंकि मैं मार्जिन्स पे पहुँच रही थी। हाँ, हाँ। और बीइंग अ यूपी बोर्ड एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट, मेरे लिए ये 466 पाना भी बहुत बड़ी बात थी। मेरे पिताजी खुश थे
भले ही हाँ सिलेक्शन हाँ नहीं था लेकिन खुश थे, क्योंकि सर ये अच्छा स्कोर हो रहा था उस टाइम, ये स्कोर पॉसिबल नहीं हो पाते थे, 500 पे हम्म पहुंचना सिलेक्शन होने के बराबर होता था, फिर 466 था। तो सर फिर पापा ने हम्म बोला कि एक बार और तैयारी कर लो, मे बी अगली बार हो जाए। तो मैंने वहीं पे हम्म कोचिंग चेंज करके दूसरी कोचिंग में मैंने तैयारी करी, तो मेरा 513 नंबर आया, और अगेन मैं अपने हम्म कट ऑफ से 10 नंबर पीछे थी। हम्म तो वो फिर एक ब्रेकिंग हो गई कि अब क्या करें क्या नहीं, तो घर में भी माहौल ऐसा हो जाता है, रिजल्ट वाले दिन होता था, और जब नहीं हम्म रिजल्ट मिलते हैं तो रिलेटिव्स और आसपास के गांव वाले वो भी बोलते हैं कि क्या कर रही हैं वहां पे बाहर पढ़ के, अभी तक नहीं हम्म हो रहा है, या जो भी है वो टॉन्ट्स सारे झेलने पड़ते हैं 1 साल तक लगातार, वो हम्म नेगेटिविटीज वो लोग भरते हैं सब, मम्मी पापा को भी और हमें भी, लेकिन हमें उन सबको बीट हम्म करके आगे बढ़ना होता है, और यही सोचा भी था और यही सोचते आए हैं। कभी हम्म किसी की इधर उधर की बातों पे फोकस नहीं किया, ना माँ बाप ने ना हमने, और यही हम्म वजह रही कि हम अपने गोल को पाने में सफल रहे हैं। तो हम्म फिर उसके बाद फिफ्थ फोर्थ अटेम्प्ट भी मैंने कानपुर से ही किया था, और मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था कि मैं फोर्थ अटेम्प्ट में कुछ भी करके ले लूंगी सिलेक्शन, हम्म क्योंकि सर सिचुएशंस धीरे धीरे खराब हो रही थी, मेरी पढ़ाई में बहुत पैसा लग गया था। तो फिर पर मेरा 567 आया नेक्स्ट फोर्थ अटेम्प्ट में, और फिर से कट ऑफ 574 गई ओबीसी की। तो हम्म अब तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा था सर, फिर लास्ट ईयर पैसे भी नहीं उतने थे, और ऑलरेडी लोन वगैरह में थे हम लोग, तो समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करेंगे। तो मम्मी पापा ने बोला कि अब क्या करना है, तो हम पापा बोले, और हमने भी पापा को बोला था कि एलन अच्छा कोचिंग है, इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट है। तो फिर पापा हम्म बोले कि वही एक ऑप्शन बचता ही है, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स वहां जाके सिलेक्ट हुई हैं, और रिकॉर्ड था वहाँ, एक दो लड़कियां गई थी मेरी दोस्त, तो सिलेक्ट होके आई थी, तो मेरा मन था वहां जाने का शुरू से ही, जब से मैंने तैयारी करना शुरू किया था कि एलन में मुझे कोई पढ़ा दे, मतलब मेरे पिताजी किसी भी तरीके से पढ़ा दे। लेकिन सर 1,15,000 फीस थी वहाँ की 1 साल की, तो वो पॉसिबल भी नहीं होता था भरना, इसलिए रह जाते थे कि नहीं वहां नहीं जा पाएंगे, हमारा नहीं है इतना सपोर्टिव सिचुएशन। तो फिर फिफ्थ ईयर में जब हमने हमें पता किया कि वहाँ कंसेशन भी होता है फीस का, इतनी अच्छी कोचिंग है वो, तो फिर वहां पे गए एडमिशन करने कराने के लिए। अब पैसे तो नहीं थे, फिर ये भैंस वगैरह बेचनी पड़ी किसी भी तरीके से, और सिचुएशन तो इतनी बुरी हो गई थी जब 567 आया 2019 के नीट में। तो ये था कि भैया को, मैं छोटे भैया को कहीं किसी दुकान पे काम करने जाना पड़ेगा, तब जाके पैसे अरेंज हो पाएंगे। बहुत मुश्किल सिचुएशन चल रही थी, बहुत खराब भी लग रहा था अंदर ही अंदर कि मैंने थोड़ा और नर्वसनेस ना किया होता एग्जाम में तो अच्छा हो जाता, तो शायद ये सिचुएशन ना आती। लेकिन फेस किया, बहुत खराब सिचुएशंस थी लास्ट ईयर, बहुत ज्यादा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा थी फोर्थ ईयर में, और मेहनत भी मेरी बहुत लगी थी। लेकिन सर वो पैनिक हो गए एग्जाम में, और उस वजह से मेरा नेगेटिव मार्किंग हो गई ज्यादा, तो मेरा नंबर घट गया। फिर हम लोगों ने हिम्मत करके, फिर मेरे पिताजी ने और मेरे मामा जी ने कोटा ले जाके मुझे मेरा एडमिशन कराया। और एक सोची 1,15,000 फीस है, लेकिन उन्होंने मुझे में, क्योंकि मेरा 567 मार्क्स था। इस तरह का जो टारगेट है कि एप्लीकेशन आपको नीट, जी, नीट का आर्थिक करना स्थिति है सही ऐसा नहीं है। टारगेट। जैसा कि अल्पना आप बता रहे थे कि लोगों से नेगेटिविटी काफी मिली और कोई पॉजिटिव सपोर्ट की बजाय लोग नेगेटिव रिमार्क्स ज्यादा करते थे, वैसे माहौल में फैमिली में और आपने मनोबल अपना बनाए रखा, एक सकारात्मकता का प्रयास आपने जारी रखा। तो ये टारगेट किस तरह से सेट किया था? आपको क्यों लगा था कि हमें नीट करना चाहिए और मेडिकल की पढ़ाई करना चाहिए, इस तरह का? हाँ सर ऐसा है ये कैसे कि, बना और फिर साथ में उसके लिए स्ट्रेटेजी कैसे बनी, उसके लिए एक्शन प्लान हाँ कैसे बना? सर शुरू में जब मैं तैयारी करने गई तो ये सपना बहुत स्ट्रांग नहीं था कि यही करना ही है, बहुत स्ट्रांग नहीं था एमबीबीएस, या जिद नहीं थी उस तरीके की। लेकिन सर प्रिपरेशन करके ये था कि कुछ ना कुछ ले लेना है, एमबीबीएस बीएमएस बीडीएस बहुत सारे कोर्सेज होते हैं अच्छे अच्छे, और उतना स्ट्रांग नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बीतता गया वक्त, लोगों के सवाल बहुत ज्यादा हो गए थे, और उन सवालों के साथ साथ उनके टॉन्ट्स भी बहुत ज्यादा हो गए थे, और सिचुएशंस खराब हो रही थी। तो सर उसको करेक्ट करने का एकमात्र रीजन, एकमात्र सोल्यूशन एक ही था कि हम 4 भाई बहन लगातार पढ़ रहे थे, लेकिन हम में से किसी की जॉब नहीं लगी थी, और इतनी खराब सिचुएशंस में एक अच्छी जॉब, मैंने मतलब ऐसा कि जो सिचुएशंस को सही कर दे मेरे पिताजी की, वो उसके लिए मैंने पढ़ाई करी। एक्चुअल रीजन ये था कि मुझे अपने घर की कंडीशन सही करनी थी, इस तरीके से कि मेरे मम्मी पापा को खेतों में दोपहर में एटलीस्ट काम ना करना पड़े, इस तरीके से काम ना करना पड़े जिस तरीके से वो लोग करते हैं, खराब लगता था देख देख के।
तो सर ये एक मेन हम्म, रीजन था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता गया, लोगों के टॉन्ट्स और लोगों की ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिली, तो उसको भी एक गलत प्रूव करना था, वो जिद जिद आ गई सर। तो बस इसलिए यहाँ तक हम हम्म, पहुंचते गए, और इसलिए मुझे इतने अटेम्प्ट लेने पड़े। मैं पीछे नहीं हटी, मुझे बीएमएस मिला, मैंने नहीं लिया, क्योंकि सर करेक्ट करना हम्म, था और लोगों को बताना था, जवाब देना था। हम्म। यानी उनका जो निगेटिव रिमार्क थे या उनका जो नकारात्मक प्रतिक्रिया थी, उसको जवाब देना भी एक तरह से आपको शक्ति देके गया उल्टा वो। यस सर, हाँ, ठीक है जी, बिल्कुल सर। उससे आपका संकल्प और दृढ़ होता गया, मजबूत होते ही चले गए आप और आपका परिवार भी। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं वो ये समझेंगे इस बात को कि कोई अगर अभ्यर्थी किसी परीक्षा में या कोई तैयारी में अगर वो पीछे रहता है, कोई कमजोर पड़ता है, तो उसको उसको प्रेरणा देनी चाहिए, शक्ति देना चाहिए, ना कि उसके कोई नकारात्मक टिप्पणी करनी चाहिए। और जैसा कल्पना से आपने देखा कि निगेटिव रिमार्क को उन्होंने एक पॉजिटिव उसमें लिया और चुनौती के रूप में लिया और अपने संकल्प को और मजबूत करते चले गए। अल्पना, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि पढ़ाई को लेके आपका टाइम मैनेजमेंट क्या था? कैसे आप कैसे इसको अलग अलग स्लॉट में बांटते थे? और यस सर। बाकी फैमिली का या घर को, बाकी चीजों को कैसे समय देते थे आप और अपना परिवार? और आपकी तैयारी जो नीट की थी उसको लेके कैसे फोकस करते थे? हाँ सर, तो अभी मैंने 20 में अभी एग्जाम दिया है सितंबर में, वो एक्चुअली मई में होता था। तो हमारे मई तक का टारगेट था। मैंने 19 अगस्त से स्टार्टिंग की थी अपनी पढ़ाई की। और एक 4 साल तैयारी करने के बाद वैसे तो बहुत निराशाएं हो जाती हैं, साथ साथ बहुत नेगेटिविटीज होने लगती हैं कि अभी तक नहीं हुआ तो अब कैसे हो पाएगा। तो बहुत इन सब चीज़ों के साथ चलने के बावजूद बहुत एक एक फर्म डिसीजन था कि करना है, और यहाँ पे आने के बाद अब तो फाइनली करना है, क्योंकि इससे अच्छी कोचिंग इंडिया में है नहीं, पता था ही। तो हम्म, सर बस ये लास्ट ऑप्शन था, क्योंकि फिर उसके बाद हम कहाँ ही जाते। तो फिर इसलिए फिर लग गए, शुरू हो गए। और टाइम हम्म, मैनेजमेंट का ऐसा था सर, फैमिली मैंने कॉन्टैक्ट्स चेंज कर दिए। जब भी मैं अच्छा प्रिपरेशन की सोचती थी तो कॉन्टैक्ट्स चेंज कर देती थी। तो जितने भी रिलेटिव्स और हम्म। फ्रेंड हुआ करते थे, वो अपने आप लाइफ से कुछ टाइम के लिए बाहर हो जाते थे। तो कट हो जाते। हेलो। जी जी, बिल्कुल, कैरी ऑन, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर। तो उसके बाद मैंने अभी लास्ट ईयर के मैं अपने मेन जो मानती हूँ वो इसी साल को मानती हूँ, क्योंकि इस साल से मेरा सिलेक्शन हुआ है। पिछले 4 सालों का भी योगदान है मेरे सिलेक्शन में, लेकिन ये मेन ये है। तो मैं आपको अपने टाइम टेबल बताती हूँ, वो कोचिंग इतनी अच्छी क्यों है और इस रिजल्ट पे दिखा है। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो उनकी क्लासेस के बाद आते हैं सारे बॉयज। हम्म, हम्म। 5:30 बजे उठते थे। आप तो उसके बाद जी। रेडी होके थोड़ा बहुत किताब खोल ली, अदरवाइज वैन आ गई तो वैन से निकल के कोचिंग चले गए। डिसेंसी से हम्म, कोचिंग और क्लास में फोकस किया टीचर्स पे, और इधर उधर फालतू फ्रेंड्स नहीं रहते थे हमारे साथ। हमारा यही था कि हम्म, हमें कुछ करना है तो फिर बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइसेस भी करनी थी। तो फ्रेंड्स को भी कर दिया, और मोबाइल तो मैं लेके नहीं गई थी, वो मेरे पास कीपैड था छोटा सा, एंड्रॉयड हम्म, मोबाइल लेके नहीं गई थी सर। क्योंकि मुझे पता था हम्म, मैं उससे डिस्ट्रैक्ट होती हूँ। तो मैं सोशल मीडिया पे हूँ नहीं। मैं फेसबुक पे हम्म, भी नहीं हूँ, मेरी कोई आईडी नहीं है फेसबुक पे। और मैं व्हाट्सएप पे भी नहीं थी। और हम्म, मैं किसी सोशल मीडिया पे नहीं थी। तो मैं सिर्फ अपने पढ़ाई को डिवोटेड थी साल भर। हम्म, तो फिर वहाँ कोचिंग से आने के बाद 1 1:30 बजे, 2 बजे खाना खा लिया मेस में, हॉस्टल में। फिर 2 बजे से पढ़ने बैठ गए, 5 बजे तक पढ़ा, नींद आ गई। तो क्योंकि रात को 6 घंटे ही हो पाते थे मुश्किल से, तो 7 घंटे तो मिनिमम नींद लेनी थी, क्योंकि ये मुझे भी मालूम था कि 7 घंटे से हम्म, कम नींद ब्रेन पे नेगेटिव इम्पैक्ट देती है। तो हम्म, 7 घंटे लेने, दोपहर में 1 घंटे या 1.5 घंटे सो लिया 5 बजे के बाद। फिर नाश्ता किया, फिर पढ़ने बैठ गए। कंटिन्यूअस पढ़ते थे सर, कोई बीच में डिस्टरबेंस कोई कर नहीं पाता था, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कमरा ले रखा था, या फिर इस हम्म, तरीके से समझ लीजिए कि फोन ऑफ कर लेते थे। तो फोन ऑफ करने के बाद पढ़ना बैठे, 9 बजे तक कंटिन्यूस फिर पढ़ रहे हैं, शाम को फिर खाना खा के फिर कंटिन्यूस बैठ गए, 12 बजे तक फिर पढ़ रहे हैं। तो सर ये हमेशा का हम्म, रहा है, पूरे साल भर हम लोगों ने इसी रूटीन को फॉलो किया है स्ट्रिक्टली। और मुझे इसको फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई कि मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं हुआ, क्योंकि फोन ऑफ रहता था। और ऑन भी हम्म, रहता, तो वहाँ नीचे ग्राउंड पे रहते थे तो नेटवर्क नहीं आते थे, तो किसी के कॉल्स भी नहीं आते थे। और कॉल्स तो हम्म, एक्चुअली सर कॉन्टैक्ट चेंज करने की वजह से सिर्फ फैमिली से आते थे, और फैमिली में भी वीक में शायद 1 या 2 बार फोन आते थे। तो हम्म, नहीं बात करनी रहती थी किसी से।
और एंड्रॉइड का खास काम नहीं पड़ता था, या किसी फ्रेंड के मोबाइल से थोड़ा बहुत एंटरटेन कर लिया, अदरवाइज सिर्फ पढ़ना। और टारगेट्स रहते थे ना सर, कोचिंग वाले टारगेट देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको टेस्ट में सिल्वर मेडल्स मिलेंगे, आपको टेस्ट में पैसे मिलेंगे। सर ये एक चीज मुझे खींचती थी, बहुत अट्रैक्ट करती थी कि मुझे अच्छा परफॉर्म करना है टेस्ट में। तो मुझे 6 सिल्वर मेडल मिले हुए हैं। मैंने शुरू में अपना स्पीड नहीं बना पाया था, लेकिन दीपावली के बाद मेरा वहाँ अच्छा स्पीड बन गया, और मैं शुरू में तो बैच में अपनी क्लास में टॉप आती थी। उसके बाद में पूरे 5 क्लास के एक सिंगल टॉपर हुआ करती थी, पूरे 5 क्लास में मैं टॉपर हुआ करती थी। और मुझे 15,000 रुपए भी मिले हैं, क्योंकि पूरे ओवरऑल जो टॉपर होता है उसको पैसे मिलते हैं। तो मुझे वो चीज बड़ी अट्रैक्ट करती थी कि मुझे अगर मैं किसी तरीके से ये पैसे अर्न कर लूंगी तो मेरी बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो सर यही चीज मुझे हमेशा खींचती गई, और आगे हर टेस्ट में और मोर इम्प्रूव करने को बोलती गई, और मैंने किया भी। मेरा हर टेस्ट पहले से बेटर वो होता था, और मैंने आते आते एंड में मैंने 695 अपने मैक्सिमम दिए हैं अपने टेस्ट में। तो एलन का टेस्ट अपने आप में एक बहुत टफ टेस्ट होता था, उसमें मैं 695 में जब दिया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरे फैमिली साल भर इसी चीज से पॉजिटिविटी में रहे कि अच्छा कर रही है, सिल्वर मेडल्स ले रही है और पैसे ले रही है, तो फिर पढ़ ही रही है और सब अच्छा ही होगा। सब लोगों को भरोसा भी हो गया था कि अब होगा, और जरूर होगा, और अच्छे मार्क्स के साथ होगा। तो सर बस यही, और ये शेड्यूल ऐसा था जो मुझे लीड करा गया। आपके खान पान, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, आपके उठने और सोने के तरीके, ये बहुत हैवी इम्पैक्ट डालते हैं कि आपकी पढ़ाई और आपकी मेमोरी पावर कैसी होगी। तो इन सब चीजों को ध्यान रखे हर चीज मैंने टाइम पे की, और अपने ब्रेन के साथ खिलवाड़ ना करते हुए। मेमोरी पावर सर बहुत मुझे लगता है कि मेरी सही रही, क्योंकि मुझे 1 महीने पहले वाले पढ़ी हुई चीजों को रिवाइज करने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन वो मुझे याद रहती थी। और मेरे बाकी फ्रेंड्स के साथ ऐसा नहीं था, वो लोग भूलते थे और वो लोग लीड नहीं कर पाते थे, लेकिन मैं लीड कर रही थी और मैं करती जा रही थी। तो ये सर यही सब था जो मुझे लास्ट ईयर इतने अच्छे मार्क्स से अभी लीड करा रहा है। तो बस यही है कि आपका मैनेजमेंट, आपका खान पान, आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा होना चाहिए स्टूडेंट्स का जिससे वो लीड कर सकें। तो फ्रेंड सर्कल भी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो मैं कोटा में भी मैं रही, लेकिन मैं हमेशा हॉस्टल में ही रहती थी। सिर्फ वही एक लड़की थी जो मेरे कमरे में रहती थी, वो भी पढ़ती थी, मैं भी पढ़ती थी। तो सर फ्रेंड सर्कल नहीं होना चाहिए मतलब स्टूडेंट्स का मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा भी नहीं था, तो किसी का नहीं होना चाहिए पढ़ाई के दौरान। वो बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि उसके साथ आप हैंग आउट करोगे, बाहर जाओगे, घूमोगे फिरोगे, वो बहुत टाइम वेस्ट करता है। तो फ्रेंड्स ना रहे पढ़ाई के दौरान वो ज्यादा अच्छा है। सोशल मीडिया भी ना रहे तो अच्छा रहता है, क्योंकि मेरे साथ मैंने फ्रेंड्स भी नहीं बनाए, सोशल मीडिया भी नहीं, फैमिली से फोन भी आप देखिए स्कोर के। अल्पना, हेलो। हेलो, यस सर। हाँ अल्पना, माता पिता का आपका सपोर्ट काफी रहा। आपने जैसे कि बताया कि मामा जी ने भी बहुत एक्टिव होकर सपोर्ट किया। यस सर। इसके अलावा ऐसे कौन से शिक्षक रहे हैं, आपके टीचर रहे हैं जिनसे आपको प्रेरणा मिली और सपोर्ट मिला? हाँ सर, जो हमें एक एक सर हैं जिन्होंने हमें 1 से 5 तक पढ़ाया है। वो हमारे घर आते थे, मेरे मम्मी पापा को हमेशा पॉजिटिविटी दिया करते थे। और हमें भी जब भी कभी बात हुई, वैसे तो बात कम होती थी, तो बात हो गई, तो सर हमेशा कहते थे कि तुम लोग आगे जाओगे तो पढ़ते रहो। तो मुझे लगता है कि उनका नाम सुमन कुमार झा है, तो वो मुझे एक इंस्पिरेशन लगते हैं कि हाँ, मुझे अच्छा बोलते हैं और वो अच्छे टीचर हैं। और एक कानपुर में थे सुनील कुमार मिश्रा सर, मेरी कोचिंग के टीचर थे। तो सर इन 2 टीचर्स का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है मेरी लाइफ में। जैसे जिन्होंने 1 to 5 पढ़ाया, उन्होंने मुझे इंग्लिश सिखाई, बेसिक इंग्लिश सिखाई। बीइंग अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट, मुझे इंग्लिश सीखना उन्होंने ही सिखाया। तो सर मुझे उनका और कानपुर वाले सुनील कुमार मिश्रा का बहुत बड़ा रोल लगता है मेरे उसमें। क्योंकि सर जो सुनील कुमार मिश्रा हैं, उन्होंने मुझे हर तरीके का सपोर्ट दिया, मॉरल से लेके एजुकेशनल सपोर्ट। जब मैं कोरोना की वजह से वापस आ गई थी एलिन से पढ़ के, एग्जाम तो हुआ नहीं था मई में, तो सर वापस आ गए, और उसके बाद फिर समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करना है। ऑल्दो एलिन की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, पर वो उतनी इफेक्टिव नहीं थी। मेरे लिए 24 आवर डाउट के लिए अवेलेबल रहते थे सुनील कुमार मिश्रा सर, जो कानपुर के हैं मेरी कोचिंग के। तो मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगती है, और वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा रोल
प्ले करके गए हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी हरदम हेल्प करी है। जब मैं नेगेटिविटीज़ आती थी, सर एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ मेरा 2 बार, मुझे बड़ा खराब लग रहा था क्योंकि मेरी मेहनत धीरे-धीरे स्पॉइल हो रही थी। क्योंकि भूलता भी है ना इंसान, अगर लगातार 6-7 महीने और आगे एक्सटेंड हो गए, और फ्रस्ट्रेशन इस बात का था कि इस साल एग्ज़ाम होगा भी कि नहीं होगा। तो सर उन्होंने मुझे समझाया और पढ़ाते रहे और डाउट्स बताते रहे, तो मैं इन 2 टीचर्स का मानती हूँ कि मेरी लाइफ में सच में बहुत अच्छा रोल है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको बेटा पढ़ाई में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उसमें पारिवारिक जो सपोर्ट आपको मिला, लेकिन इसके बावजूद भी चूँकि आप इस समाज से हैं, बहुत बड़ा समाज है लोधी समाज, तो उसके जो हुँ। सामाजिक संगठन हैं या उसके जो गणमान्य लोग हैं, आप क्या अपेक्षा करते हैं कि आप जैसे बच्चों की हेल्प करना चाहिए, उनको किस तरह से हेल्प कर सकते हैं या क्या किस तरह का सपोर्ट कर सकते हैं? किस तरह की अपेक्षा है आपको? हाँ सर, वैसे तो एक स्टूडेंट, वैसे तो संस्थाएँ सर एक एडिशनल सपोर्ट देती हैं, जो मेन सपोर्ट तो फैमिली का और खुद स्टूडेंट का होता है। तो वो लोग अगर डिसाइड करें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, जो भी हमारे समाज के लोग हैं, और तो हमारे बच्चे वैसे तो मतलब हमारे समाज के जो बच्चे हैं उन्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब धीरे-धीरे मतलब अवेयरनेस बढ़ रही है पढ़ाई के लिए भी, गर्ल्स में भी और हुँ, बॉयज़ में भी। तो सर यही है कि या फिर ऐसा बच्चों के लिए कोई ऐसी हेल्प हो, या कोई ऐसा एग्ज़ाम हुँ, एटलीस्ट आप लोग करवाएँ कि बच्चों को फ्री में हॉस्टल या जहाँ वो पढ़ना चाहें, वहाँ उनको कुछ कंसेशन दिलवा के आप एडमिशन उनका करवाएँ या कुछ भी। मतलब मुझे लगता है आर्थिक मदद होनी चाहिए हमारे जैसे बच्चों की, मतलब जो असल में जिन्हें ज़रूरत है और जो टैलेंटेड भी हैं, या उनके उन बच्चों की, मतलब मेरा मतलब ये है जो अभी तैयारी के दौर में, उनकी मदद होनी चाहिए। जिस भी तरीके से हुँ, हो पाए सर, या हॉस्टल में कुछ फ़ी प्रोवाइड करा के, कंसेशन करा के, या एडमिशन फ़ी किस्त कम करा के आप ऐसा एक टेस्ट रखवाइए जिसमें बच्चे जो क्वालीफ़ाई कर रहे हैं या जो टॉप कर रहे हैं उनको कुछ मदद मिले। हुँ, इस तरीके का कुछ मुझे लगता है होना चाहिए। हुँ। मतलब मगर ये हॉस्टल के लिए तो सभी पूरे देश में तो नहीं हो सकते, मगर मुझे लगता है जहाँ पे बच्चे हाँ, इस जहाँ तरह की पॉसिबल है तैयारियाँ वहाँ। करते हैं, यस सर, यस सर। आप कुछ सुझाएँगे जैसे आपके यहाँ जो सेंटर हैं, जो इस तरह के एग्ज़ाम के लिए वो टेक्निकल एजुकेशन हो या मेडिकल की फ़ील्ड हो और या दूसरी परीक्षाएँ होती हैं, तो ऐसे कौन से सेंटर हो सकते हैं देश में कि जहाँ पे हॉस्टल इस तरह के होना चाहिए, जहाँ इस तरह की पढ़ाई के लिए कुछ सेंटर बनाए जाने चाहिए पे और बाकी सपोर्ट के लिए? कौन-सी जगह हो सकती हैं ऐसी? अल्पना आप सुन रहे हैं? हेलो? अल्पना कौन-सी ऐसी जगह हाँ सर, हैं अब जी, कौन-सी ऐसी जगह है जहाँ पे इस तरह के हॉस्टल या सेंटर तैयारी के लिए खोले जा सकते हैं? लगता है हमारी आवाज़ अल्पना तक नहीं पहुँच रही है। अल्पना थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो रहा है, थोड़ी देर हुँ। में। यस, जी। आ रही है सर आवाज़, बोलिए सर। हाँ, हाँ। अल्पना मेरा सवाल था कि इस तरह के जो सेंटर हैं, हॉस्टल में रहने की सुविधा हो या अन्य सपोर्ट तैयारी के लिए मदद करनी हो, तो ऐसे में जो गणमान्य लोग हैं हमारे समाज के या सामाजिक संगठन हैं, उनको कौन-कौन से ऐसे सेंटर हैं, ऐसी कौन-सी जगह है जहाँ इस तरह की फैसिलिटी उनको क्रिएट करना चाहिए, हाँ बनाना सर, चाहिए? देखिए जहाँ रहती हूँ इसके आसपास भी मतलब एटलीस्ट जो छोटे-छोटे सिटीज़ हैं जहाँ से बच्चे पढ़ रहे हैं या जहाँ से निकलना चाहते हैं, उसके आसपास जो सिटीज़ हैं लाइक कानपुर है या फिर कोटा, दिल्ली, इन जगह हमारे समाज के हॉस्टल्स वगैरह कुछ होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चे ज़्यादा पढ़ने जाते हैं, उनकी इच्छा होती है यहाँ पे पढ़ने की। तो अगर उन्हें इस तरीके से हुँ, यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा तो अच्छा रहेगा सर। हुँ, हुँ। और इसके अलावा आपने जैसा बताया कि आपको अपना टारगेट अचीव करने में लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत सारी समस्याओं का पड़ा और आपने आपकी फैमिली ने उसको दूर करने का प्रयास किया और एक सफलता प्राप्त की यस सर। और नीट की एग्जाम को लेके खास तौर पे किस तरह का अध्ययन बच्चों को करना चाहिए, विद्यार्थियों को करना चाहिए, अभ्यर्थी को करना चाहिए
क्या सावधानी रखना चाहिए और किस प्रकार की दिनचर्या होनी चाहिए, वो बताएं। सर आवाज कट रही थी आपकी बीच में, मुझे समझ में नहीं आया सर। हाँ, मैं अपना सवाल दोहराता हूँ। नीट को, खास तौर पे नीट के एग्जाम की तैयारी के लिए आपकी क्या दिनचर्या होनी चाहिए यस सर। और किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा हाँ सर। थोड़ा हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं प्लीज। यस सर, मैं मानती हूँ कि सर अगर आप डिसेंट स्टूडेंट हैं और आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं तो आपको वैसे तो बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइसेस करनी पड़ेंगी। और क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो रखा है कि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपकी सीट के लिए कोई ना कोई दूसरा तैयार रहता है, वो कंटिन्यूस पढ़ रहा है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। और क्योंकि हर प्रॉब्लम का सलूशन एंड में सिर्फ ये स्टडी ही निकलेगी तो आपको। और जैसे जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को, तो वो ये कुछ बोलते हैं कि मैं पैनिक हो जाती हूँ एग्जाम में या जो भी है। तो सर अगर आप प्रॉपर स्टडी नहीं करेंगे तो ही आप पैनिक होंगे। अगर आपने साल भर बहुत अच्छे से पूरे ईमानदारी से मेहनत करी है तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड में एग्जाम के दौरान। तो मतलब ऐसा होना चाहिए डेली का रूटीन कि आपका टाइम कहीं भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। और आप एंटरटेनमेंट के लिए 20 to 30 मिनट आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बाकी टाइम आप सिर्फ पढ़िए, आप अपना क्लास वर्क भी करिए और उसके बाद आप अपना पुराना रिवीजन भी करिए, दोनों इम्पोर्टेंट होता है। और रिवीजन फ्रीक्वेंसी तो डिपेंड करती है कि आप कितने लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को। तो पॉसिबल हो तो आप अपने लोकल कोचिंग या बड़ी कोई कोचिंग जहाँ जो पॉसिबल हो आप ज्वाइन करिए, क्योंकि कोचिंग के बिना आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आप लेट्स से कि 600 ले आए, तो लेकिन कोचिंग वाले सब 650 हैं, तो ऑलरेडी कट ऑफ के आप पीछे हैं। तो मेरे ख्याल से आप कोशिश करिए तो जो बच्चे हैं वो कोचिंग ज्वाइन करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कोचिंग हमेशा डायरेक्शन देती है और एक प्रेशर बनाती है स्टूडेंट पे कंटिन्यूस पढ़ने के लिए। तो और डेली रूटीन यही रखिए, सोने का भी 7 आवर्स की नींद मिनिमम और मैक्सिमम 7 ही होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। और वो फिर हर स्टूडेंट का वेरी करता है अलग अलग कि कौन कब पढ़ रहा है कब सो रहा है। कुछ लोग लेट नाइट पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग मॉर्निंग में। तो ये बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता कि आप मॉर्निंग में 4 बजे उठ रहे हो या मॉर्निंग में 8 बजे। या आपका डिपेंड करता है कि आप नाइट में कब तक पढ़े हो। तो कभी भी पढ़िए, बस कंटिन्यूस पढ़िए। आप कोशिश करिए लगातार 4 to 5 आवर स्टडी करने की। उस बीच उस दौरान में कुछ होना नहीं चाहिए बीच में, आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए इधर उधर, वो इफेक्टिव रहती है। और मत करने को ना करने को मैं यही कहूंगी कि आप सबसे इम्पोर्टेंट या एंड्रॉइड और फ्रेंड्स, इन 3 चीजों से दूर रहें स्टूडेंट। तो ने ऐसा किया तो सर फ्रेंड सर्कल बहुत इम्पैक्ट डालता है। फ्रेंड सर्कल नहीं होना चाहिए, 1 या 2 फ्रेंड हों, वो भी काम के होने चाहिए। मतलब ऐसा फ्रेंड होना चाहिए जो डिस्कस करे आपसे क्लास में, हॉस्टल में भी ऐसा जो डिस्कस करे, क्वेश्चंस डिस्कस करे। मैंने तो ऐसे ही बनाए थे, एक क्लास में थी और एक हॉस्टल में थी। तो कभी डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं होंगे। और जो नेगेटिव पीपल होते हैं आपके अराउंड, उनसे आप बचिए, उनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, वो नेगेटिविटीज भरते हैं। तो इन सब चीज़ों पे कि आप कैसे दोस्त बना रहे हैं, आप कैसा खान-पान रख रहे हैं, और मतलब आप कब सो रहे हैं, कितना सो रहे हैं, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हर चीज़ को आप बैलेंस करेंगे तो आप अपने गोल्स को पाने में आसानी रहेगी आपको। हम्म हम्म, हम्म। अल्पना, हम अपनी बात जारी रखेंगे। कैलाश जी, अ, आगरा से एडवोकेट राकेश लोधी जी, जो अखिल भारतीय लोधी महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी हैं, वो भी जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इटावा से ही अनिल वर्मा है, वो भी, मैंने लिंक भेजा है, वो भी जुड़ रहे हैं। तो कृपया दोनों को अलाउ करें। राकेश जी जुड़ चुके हैं। माननीय श्री हेलो। राकेश कुमार, माननीय श्री राकेश कुमार लोधी जी, आप हमसे जुड़ चुके हैं। नमस्ते सर। राकेश जी, अल्पना जुड़ी हुई है, आपको नमस्कार कर रही हैं। जी, आप सभी बंधुओं को नमस्कार। मेरा नाम जी, राकेश आप लोधी लाइव है। हैं हमारे साथ। हैं? जी मेरा नाम राकेश लोधी है। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ और आगरा जिले से आता हूँ। यस सर। सबसे पहले तो अल्पना राजपूत को बहुत-बहुत बधाई। थैंक यू सर।
और आपके माता पिता, मामा जी, जैसा अभी आपने बताया, और आपके जिन लोगों ने भी सहयोग किया, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, थैंक यू और सो मच पूरे सर। समाज की तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। इसका नाम रोशन किया है हम्म। नीट में आके, और आप हमारे समाज की बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत हो। इसी तरीके से हमारे समाज की बच्चियां और बच्चे जो है आगे बढ़े, यस यस सर। ऐसी मेरी कामना है। और मैं अखिल भारतीय लोधी महासभा और अपने समाज की ओर से आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि समाज का संगठन आप सब बच्चों के साथ हमेशा सहयोग करता रहेगा, जहां भी जरूरत होगी, यस सर। जब भी जरूरत होगी, ठीक है ना। हाँ, हमारे संगठन है, संगठन में हमारे नंबर हैं, और जहां भी जरूरत रहेगी हमेशा हमारे लोग जो है आप लोगों को सबका सहयोग करेंगे। थैंक यू सर। और एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ, वैसे तो कोई मदद की बात नहीं है, पर प्रोत्साहन के लिए हमारे महासभा की तरफ से अनिल जी आपको 20,000 रुपए की भेंट देंगे, जिसे आप स्वीकार कर उन्हें अनुग्रहित करें। ये अखिल भारतीय लोधी महासभा की तरफ से यस सर। देने का उन्होंने संकल्प लिया है। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक्स टू हिम। अनिल, और आगे भी भविष्य में भी जब भी कोई जरूरत रहेगी, यस मैं सर। बहुत ज्यादा वादे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब भी जरूरत रहेगी निश्चित रूप से आप लोगों की मदद समाज का संगठन यस सर। समय समय पर करेगा ना। यस सर। मैं चाहती हूँ कि हमारे समाज की जो लड़कियां हैं स्पेशली, उनको नहीं पढ़ाते हैं माँ बाप, तो उनको अगर इस तरीके किसी भी तरीके से, किसी भी आपके कोई ऐसे कार्य से अगर आप उनको बढ़ावा मिलता है तो आप भी करें, और उनको मिलना चाहिए, उनको भी पढ़ना चाहिए, मेरा मतलब ये है। मैं जागो लोधी समाज की ओर से अल्पना बिटिया का जो अनुरोध है उसको मैं स्वीकार करता हूँ, और सभी जो अभिभावकों से अनुरोध करता हूँ कि वो सारी अपनी अपनी बेटियों को पढ़ाएं। बेटे और बेटी में कोई फर्क न करें। हमारी बेटियां भी हमारा नाम उतना ही रोशन करती हैं जितना बेटे करते हैं। तो मेरे विचार से, व्यक्तिगत रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरी भी बेटियां हैं, और मैंने बेटियों को भी उसी तरीके से पढ़ाया है। मेरी एक बेटी पीएचडी कर रही है, एक बेटी बैंक में ऑफिसर है, एमटेक करके पीएचडी कर रही है। तो मैंने तो कभी भी बेटे और बेटी में फर्क नहीं समझा है, और मैं ये चाहता हूं कि हमारी तरह से सारे बेटे बेटियों में कोई अंतर नहीं करें। ये मेरा अनुरोध है, विशेष आग्रह है लोगों से। और जहां भी मौका मिलेगा संगठन की तरफ से, जिस भी प्लेटफॉर्म से है, हम इस बात को आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू सर। जी, हेलो। यस सर। मोहन भाई साहब, आवाज सुन पा रहे हैं क्या? और मैं श्री विजय सिंह लोधी जी का और मोहन भाई साहब का और जागो लोधी समाज समूह के जितने भी संचालक हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने बड़ा प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया है, जिससे हेलो। सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। हाँ, आवाज नहीं आ रही है उनकी। जी जी, थोड़ा रुक के आप फिर से बोलिए। हेलो हेलो जी जी जी, अब हेलो। आवाज सही आ रही। जी, अब बोले। मोहन भाई साहब, आवाज आ रही है क्या? मुझे लगता है नेटवर्क का इशू हो रहा है। हेलो जी जी, अब आ रही है, अब आ रही है। नेटवर्क का ही हेलो। इश्यू था। हेलो सर, नेटवर्क का ही इश्यू था, अब आ रही है आवाज, आप जारी रखें। हेलो।
मोहन सर आप टेकअप करें। माइक आपका म्यूट है सर, माइक म्यूट जी है। अनिल वर्मा जी का मैं स्वागत करता हूं ग्रुप में। गुड मॉर्निंग सर। धन्यवाद सर। अनिल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमारी विजय लोधी जी जो हमारे जागो लोधी समाज के एडमिन हैं उनसे आपकी चर्चा हुई, और महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री विपिन कुमार वर्मा डेविड जी की भी आपसे चर्चा हुई। तो कृपया जो भी आपको शुभाशीष और अपना संदेश देना है, अल्पना भी जुड़ी हुई है और हमारे बड़ी संख्या में दर्शक आपसे जुड़े हुए हैं, लाइव देख रहे हैं आपको अनिल भाई। तो अपना संदेश दें अनिल जी। सबसे पहले तो मैं सम्मानित चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। अल्पना को आशीर्वाद। कैसी हो थैंक अल्पना? यू सर, बढ़िया है सर। सर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। जैसे कि उनको मालूम पड़ा कि इटावा से नगला जैक के किसान परिवार से निकली हुई अल्पना बेटी नीट में 216वीं रैंक लेके पास हुई है, तो सबसे पहले उन्होंने अपने व्यस्त शेड्यूल से जो समय निकाल के इटावा आके उसको जो सम्मान दिया, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं अल्पना से चाहता हूँ कि आपको अगर किसी भी चीज की कोई जरूरत है अखिल भारतीय लोधी महासभा से, तो आपका स्वागत Yes, है। आप sir. बताइए, यस पूरी सर। टीम आपके लिए तत्पर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश भी है कि अल्पना की हर तरीके से सहायता की जाएगी सर, चाहे वो उसकी थैंक यू फीस के सर। लिए या उसकी किताबों के लिए या जो भी उसको आवश्यकता होगी। इटावा अखिल भारतीय लोधी महासभा और राष्ट्रीय टीम उसके लिए हमेशा तत्पर है। धन्यवाद अखिल भारतीय महासभा की टीम को, आप सभी लोगों को। भैया साहब। अनिल जी, जी जी अनिल जी, मुझे मालूम पड़ा है कि अखिल भारतीय लोधी महासभा की ओर से आप इस साल की जो फीस है अल्पना कितनी होती है लगभग? सर एक्चुअली मुझे कंफर्म नहीं हो पा रही है। मैंने दो जो हमारी कॉलेज की जो मुझे एक्सपेक्टेड कॉलेज है, दो स्टूडेंट से मैंने बात करी है जो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के हैं। तो यही सर ऑलमोस्ट 5000 एक साल का पड़ेगा। और मतलब हॉस्टल वॉस्टल का नहीं शायद ऐड कर, एक जो बता रहे थे वो सर 20,000 हॉस्टल और मेस का, और सॉरी कॉलेज। हाँ, यानी कि लगभग 20,000 रुपए के आसपास अभी पड़नी है पूरा मिला के सर कुछ एडजस्ट तो कर ही लेंगे, अभी तक पढ़ लिया है तो एडजस्ट हो जाएगा। नहीं, कितना खास बेटा नहीं। कितना आता है फीस अभी, लगभग कितना आएगा सालाना फीस? सर आई एम नॉट कंफर्म अबाउट दिस, लेकिन 20,000 एक 20 साल का और 4.5 ईयर का डिप्लोमा होता है हमारा, 4 ईयर 6 मंथ का। यानी कि 20,000 तो एक मान लें हम लोग कि 20,000 रुपए सालाना लगभग रहेगी। हाँ ऑलमोस्ट, यस सर। ओके अनिल जी, सिर्फ 20,000 का सालाना का बता रहे हैं मोटे तौर पे अभी। हेलो जी अनिल भाई, लगभग 20,000 रुपए। नरवल जी जी आपकी अब बताइए। बेटियां बता रही हैं कि लगभग 20,000 का एक अंदाज है कि सालाना फीस आ सकती है, जिसमें रहने का भी खर्च शामिल है। यस सर। सर अभी हमारी समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोगों से बात हुई है। जी हालांकि आज जाना था कल्पना जी से मिलने के लिए, लेकिन हमारे जो जिलाध्यक्ष जी हैं उनकी दादी जी की थोड़ी तबीयत ज्यादा खराब है, इसलिए मैं कल भी नहीं जा पाया और आज जी उनको एडमिट करा के आया हूँ। तो जी मैं कोशिश करूंगा आज शाम को कल्पना जी के पास पहुंचूं और जो जी भी जी इनकी आवश्यकता है उसको पूरा करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा सर। जी धन्यवाद जी जी सर। मैं आज अल्पना शाम को ही आपकी कल्पना फीस आता का। हूँ। हेलो यस सर। जी अल्पना अल्पना मतलब आवाज आ रही है आ मेरी? रही है आवाज सर, बोलिए। हाँ बेटा, मैं सबकी आ आज रही है। शाम को आता हूँ और जो भी यस आपकी सर। रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी आवश्यकता है, वो आप मुझे बताइए सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपकी ये जो भी आवश्यकता है उनको पूरा पूरा करूंगा। धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भाई। आप जैसे ही समाज सेवी अगर हमारे बच्चों को सपोर्ट करते रहेंगे तो निश्चित रूप से वो जीवन में बहुत आगे बढ़ पाएंगे और अपना जो लक्ष्य है उसको अर्जित कर पाएंगे। उनकी पारिवारिक और बाकी स्थितियां जो भी हों, लेकिन हम अपने बच्चों को जरूर सपोर्ट करेंगे। ऐसा अखिल भारतीय लोधी महासभा का और जागो लोधी समाज के हमारे एडमिन इसी काम में लगे रहते हैं। वो सभी लोगों को प्रेरित भी करते हैं कि इस तरह से आगे बढ़कर वो आगे आए, बच्चों को सपोर्ट करें, और प्रेरणा उससे मिलती है निश्चित रूप से।
और बहुत धन्यवाद अनिल भाई का, अनिल वर्मा जी का, हमसे जुड़े और बिटिया को आश्वस्त किया उन्होंने। राकेश लोधी जी नवरी, मैं अपनी एक बात कहना चाहूंगा। जी, प्लीज प्लीज, स्वागत है। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं इससे मिला बिटिया से जाके घर पे, तो इनके भाई है नवजोत, जी जो शायद एसआई की तैयारी कर रही है। बेटा, यस सर, यस सर। आज तक बिटिया का कहीं भी सोशल मीडिया, जैसे लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपना समय बर्बाद करते हैं, इसका कोई अकाउंट नहीं है बिटिया का। नहीं था सर, यस सर। नहीं, इसने अभी तक कोई अकाउंट नहीं रखा, कोई समय बर्बाद नहीं करती। मैं चाहूंगा बच्चे इससे सीखें कि आप सोशल मीडिया का सही उपयोग करें। अगर इसको कोई आवश्यकता भी पड़ती है किसी चीज की, व्हाट्सएप या किसी चीज, तो अपने भाई से संपर्क करती है। जी जी जी। आजकल के बच्चे बहुत समय बर्बाद कर रहे हैं सर, फेसबुक और ये जो दूसरे माध्यम है उनके लिए। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। एक लंबा समय लोग सोशल मीडिया पे कमेंट करने में, बाकी चीजों को देखने में करते हैं। ये समय है भी पढ़ाई का, और मुझे ऐसा लगता है इस समय बच्चों को, खासतौर पे हमारे युवाओं को सोशल मीडिया पे थोड़ा कम एक्टिव रह के अपना फोकस करना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ना है, कैसे पढ़ाई करना है, कैसे शिक्षा दीक्षा करना है, कैसे अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस अपना सेट करना है। उसके बाद एक बार जब वो स्थायित्व आ जाए अपने करियर में, उसके बाद वो सब चीजें कर सकते हैं। मुझे लगता है बड़े वो सोशल वर्क की बात हो, भले अन्य बात हो, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से थोड़ा युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। हमको समझना चाहिए कि इस समय हमको तथाकथित जिसके काम है उनको रोककर प्रायोरिटी वाले काम करना चाहिए, प्राथमिकता वाले काम करना चाहिए। तो ये बात बिटिया ने अपने गाँव बताई है हमको, और अनिल भाई ने भी उसको अंडरलाइन किया, अभी वापस से रेखांकित किया है, बताया है। तो बच्चों के लिए, युवाओं के लिए हमारे संदेश है कि जब तक एक करियर हमारा ठीक से बन ना जाए, जब तक हम लोगों को सोशल मीडिया और अन्य चीजों से जो थोड़ी गैर जरूरी आई है थिंक उनसे यस थोड़ा सर, एंड्रॉइड फोन और फ्रेंड सर्कल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात अनिल भाई, बहुत धन्यवाद। और बेटिया, अनिल भाई ने प्रॉमिस किया हमारी पूरी टीम आपके साथ में है और पूरा सपोर्ट करेंगे, आप जीवन में आगे बढ़े। और मैं एडमिन श्री विजय लोधी जी से भी आग्रह करूंगा कि वे भी जुड़ें और उनके भी कुछ सवालात हों तो करें। नमस्कार, कैलाश नमस्कार जी। मोहन जी। जी जी हेलो। जी सर, नमस्कार मैं कुछ सर। प्रश्न पूछूंगा। जी कैलाश जी। अभी आदरणीय विजय भाई साहब को पूछने जी दीजिए, सर। मैं पूछूंगा। हाँ हाँ, सबसे पहले अनिल जी का, राकेश जी का, अखिल भारतीय लोधी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन डेविड जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे समाज की एक होनहार बेटी के लिए सहयोग दिया, तथा हम चाहते हैं कि समाज के जो भी सामाजिक संगठन है तथा गणमान्य व्यक्ति हैं, वो सभी इस प्रकार हमारे जो समाज में जो होनहार बच्चे हैं उनका मार्गदर्शन करें, उनका सहयोग करें, जिसमें वो ऊंची बुलंदियों पर पहुंच सके। मेरे हिसाब से समाज की सबसे बड़ी समाज सेवा होगी और समाज के हित में भी होगा। तो मैं अखिल भारतीय लोधी महासभा के सभी सदस्यों का इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका नमन करता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार की योजना की शुरुआत की है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राकेश जी को भी इनवाइट करता हूँ कि वो भी कुछ दो शब्द बोले बिटिया के लिए। राकेश जी प्लीज। माननीय राकेश जी, राकेश जी जुड़े हुए हैं हमसे। लोधी जी आगरा, जो हमारे अखिल भारतीय लोधी महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी हैं। हेलो। हेलो जी। हाँ मनी जी जी, तो नमस्कार विजय भाई, मेरा उद्बोधन हो चुका था, शायद आप पहले जुड़े नहीं थे, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, मैं पहले चर्चा, पहले मोहन भाई से लाइव नहीं हो पाया था क्या? नहीं, लाइव गया है आपका, आपका पूरा संदेश लाइव पहुंचा है लोगों तक। और आपकी बात भी जो आपने रखी थी वो भी, आपने जो बच्चे को आशीर्वाद दिया, जो प्रेरणा सभी लोग जुड़े हुए लोगों को दी है, वो सभी तक पहुंची है। तो विजय भाई, माननीय राकेश जी का संबोधन हो गया है। नहीं सर, मैं उनको और मेरा क्वेश्चन अलग था सर। मेरा क्वेश्चन ये था राकेश जी से नहीं नहीं, कि सर समाज की जो होनहार बच्चे हैं, आपने जो उनको मार्गदर्शन दिया, जो सहयोग दिया है, इस प्रकार का अखिल भारतीय लोधी समाज ने बहुत बड़ा काम किया हुआ है। उसके लिए मैं राकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप समाज के बच्चों के लिए कोई ऐसा मैसेज दें, या अखिल भारतीय लोधी समाज अगर समाज के बच्चों के लिए ऐसा कुछ दिक्कत आती है तो किस प्रकार से सहायता कर सकती है, उसके बारे में आपका कोई मैसेज हो
या आपका कुछ हो तो वो उद्बोधन में चाहता था आपके द्वारा। जी विजय भाई, देखिए, अखिल भारतीय लोधी महासभा पूरे देश भर में जो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं या एजुकेशन में या कंपटीशन में किसी भी तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अखिल भारतीय लोधी महासभा हर स्तर पर वहां भी जो भी अप्रोच हो जाती है वो हर तरीके से सहयोग करेगी। और हमने एक प्रयास किया था दिल्ली में, एक हॉस्टल चलाया था, कोरोना की वजह से वो बंद हो गया। पुणे दिल्ली में हम कंपटीशन वाले बच्चों के लिए एक रहने की व्यवस्था पुणे। यस सर। और भविष्य में हम लोग जगह जगह जहां पर बच्चे जो है रहकर तैयारी करते हैं, मोस्टली उन जगह पर हम बच्चों को रहने खाने की ठहरने की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। ऐसा महासभा का संकल्प है और इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। दूसरा, एक हम लोगों ने ये अभी ई लर्निंग के जरिए भी बच्चों के लिए व्यवस्था बनाने के लिए कोरोना काल में हमने विचार किया है और उस पर भी कार्य चल रहा है। वेदांता आईएएस अकेडमी के सहयोग से हम ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बच्चों को एजुकेशन से संबंधित गाइडलाइन और उन तैयारी के लिए व्यवस्था करेंगे पूरे भारतवर्ष स्तर पर। जिले जिले इतना संभव हो जाएगा, समाज के जो गणमान्य हैं और जो उस दिशा में भी बिल्कुल कार्य कर रहे हैं। जय जी। कल्पना जी, मैं मेरा सवाल आपसे, कल्पना जी, कि आप हमारे सामाजिक संगठनों से और समाज के जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे क्या अपेक्षा करती हैं कि समाज वो जो होनहार बच्चे उनकी किस प्रकार सेवा, किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? यही सर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जैसा कि बताया कि आप समाज के बच्चों के लिए एटलीस्ट या तो एक ऐसा टेस्ट करवाइए जिसे क्वालिफाइंग या परसेंटेज के बेसिस पे आप उन्हें उतना ज्यादा कंसेशन, या जो टॉप कर रहा है उसको फ्री, या जो बहुत गरीब है उसको उस हिसाब का मतलब ऐसा कुछ कंसेशन वगैरह, या हॉस्टल में या जहाँ वो एडमिशन लेना चाहता है वहां पे मिलना चाहिए। जो असलियत में जो हकदार है या जिसे जरूरत है इन सब चीजों की, उसे मिलना चाहिए। और ऐसा कोई हॉस्टल या आप ऐसा कोई कराइए हमारे लोधी समाज के बच्चों के लिए। और आप किसी तरह विजय भाई साहब, एक बात कहना चाहूंगा। बिटिया ने एक बात रखी है, मैं बीच में करने के कोई ऐसे हों। देखिए, मैं एक बात रखना चाहता हूँ सभी समाज के बंधुओं के सामने और बिटिया के सामने। बिटिया ने एक बात कहा कि हमारे समाज का कोई होनहार बच्चा जो पढ़ना चाहता है, पैसे की वजह से पीछे ना रहे, ऐसा हमारा हमेशा प्रयास रहेगा। और हर स्तर पर चाहे कुछ भी करना पड़े, हमारे संज्ञान में आ जाएगा कि पैसे की वजह से हमारे समाज का कोई भी बच्चा किसी भी तरीके से पढ़ने में या कोई कंपटीशन की तैयारी में पीछे रहता है, तो उसमें हमारा अखिल भारतीय लोधी महासभा संगठन और समाज के जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनके सहयोग से हम उन बच्चों के लिए हर संभव, हर तरीके से प्रयास करेंगे। ये मेरा संकल्प है और महासभा का ये संकल्प है कि पैसे के पीछे कोई भी बच्चा हमारे समाज का जो है पीछे नहीं रहेगा। ये हमारा संकल्प है। उसका बच्चे का कोई कसूर नहीं है कि उसने जैसे भी परवरिश में उनका जन्म हुआ है। पैसे, कोई भी बच्चा पैसे लेके नहीं आता है और समान परिस्थिति नहीं हो सकती सबकी। तो उसके लिए बेटा हम आश्वासित करना चाहते हैं आप जैसे होनहार बच्चों को, तो पैसे की वजह से हमारा कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहेगा, ऐसा मेरा संकल्प है और ऐसा मैं आश्वासित करना चाहता हूँ पूरे समाज के बच्चों को, सभी को। ये बात जन जन तक पहुंच जानी चाहिए कि समाज का कोई भी बच्चा पैसे की वजह से पीछे नहीं रहेगा। उसको हर प्लेटफॉर्म पर हम मदद कराने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। मैं आपसे अल्पना जी एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ कि आप ऐसे कोई 5 शहर सजेस्ट कर सकती है जहाँ पर अगर हॉस्टल खुलता है तो बच्चों को बड़ी आसानी होगी एजुकेशन लेने में, पढ़ाई करने में? यस सर, अब हमारे इटावा में लोधी समाज या जो भी हैं बच्चे हैं पढ़ने के इच्छुक भी हैं, तो इटावा सिटी में मैं कहती हूँ उतनी अच्छी कोचिंग नहीं है सर। जहाँ पे कोचिंग अच्छी है वहाँ पे हॉस्टल बने तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चे जहाँ कोचिंग अच्छी होगी वहाँ एडमिशन लेना चाहेंगे, वहीं रहना चाहेंगे। तो मेरे हिसाब से कानपुर, इलाहाबाद और इंदौर, और मुझे ज़्यादा सिटीज़ तो इधर उधर नहीं पता है, दिल्ली, कोटा, इन सब में जहाँ जो हैं पढ़ाई के सेंटर्स यहाँ पे होना चाहिए। दिल्ली, कोटा में तो होना ही चाहिए,
चाहे थोड़ा वो डिस्टेंस पे हो कोचिंग पे, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट जाना चाहता है और ये बहुत रिप्यूटेड कोचिंग सेंटर है, तो यहाँ पे हर कोई बच्चा जाएगा। तो अगर हमें इस तरीके की मदद मिलेगी बच्चों को तो फिर रहना और खाना और पढ़ाई करना आसान रहेगा सर। कैला जी, आपके कुछ क्वेश्चन थे, आप पूछ सकते हैं। जी धन्यवाद भाई साहब। कल्पना जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे है। 12th में आपका 87% बने थे, ठीक है? तो Yes, मेरा sir. प्रश्न थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा कि वहां पर आपकी तैयारी कैसे की थी आप? तैयारी सर ऐसे सिर्फ पढ़ाई करने का इरादा रहता था सर, कभी कॉम्पिटिटिव लेवल का सर सोचा नहीं था। और ना हमें सिचुएशंस हमें पता थी कि मेरे पिताजी जी किस तरीके से हम लोगों को 11th 12th चारों भाई बहनों को और भी तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे बाहर पढ़ने भेजा जाएगा। बस हम लोग नॉर्मली जैसे गांव में पढ़ती हैं ना लड़कियां, सिर्फ एक ये हो जाता है कि हाँ 12th हो गया है, उसके बाद शादियां होने लगती हैं शुरू में, गांव में ऐसा होता है। तो सर उसी लेवल का पढ़ते थे, लेकिन ये था कि हम अपने स्कूल में फर्स्ट रैंक पे सेकंड रैंक पे रहते थे, तो इस वजह से उतना इनफ पढ़ते थे और अच्छे मार्क्स लाते थे बस। लेकिन सर उसका कोई रीजन या कोई खास एक वो नहीं, मतलब मंजिल नहीं होती थी कि हमें यही अचीव करना है, 12th करना है, टॉप करना है स्कूल में, बस इतना रहता था। और कॉम्पिटिटिव लेवल के केवल फिजिक्स में हम लोग सॉल्व करते थे, 3 लड़कियां थे, हम लोग आपस में कंपटीशन से रहते थे कि कौन आंसर जल्दी कर रहा है, बस उतना ही। कभी ये भी नहीं सोचा था कि कंपटीशन में एक्चुअली हम लोग बैठेंगे या कभी भाग लेंगे। तो अच्छा, दूसरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ। आपका आउटलुक ये तैयारी करने का ये किस आधार पे बदला? अच्छे मार्क्स आने की वजह से कि किसी ने सुझाव दिया इसलिए? सुझाव से तो नहीं इतना अच्छा डिसीजन हो पाया। सुझाव तो दिया था मामा जी ने और मेरे बड़े भाई ने, तो उन दोनों की वजह से, और मेरे बड़े भाई का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने रास्ते मोड़ लिए हम भाई बहनों की वजह से। हम लोग पढ़ रहे थे उस टाइम प्रिपरेशन, तो उन्हें जॉब ढूंढ ली, तो वो चीज अनफॉरगेट। बिल्कुल बिल्कुल, आपके परिवार का बहुत बड़ा हमारी हेल्प योगदान। करी जी जी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर। डिसाइड नहीं था, और इस डिसीजन को स्ट्रांग बनाने का रीजन मैं अपने ऑपोजिशन वालों को भी मानती हूँ, जो गांव में मेरे माता पिता को नेगेटिविटीज भरते थे। ये चीज मुझे पॉजिटिव चीज देती थी कि मुझे कुछ भी करके उनको गलत साबित करना है। और मेरे पिताजी का और मेरे मामा जी का सपना था कि मुझे MBBS करना है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है अल्पना। बेटा एक और प्रश्न हमारा ये था कि ये मेडिकल में चूंकि एडमिशन होना है, इसके बाद आपका भविष्य को लेके क्या हाँ सर, टारगेट है, क्या बनना मेरा चाहते ये हैं, क्या था करना चाहते अभी हैं? जब मैंने 2-3 साल तैयारी कर ली, तो फिर मुझे समझ में आने लग गया कि मुझे आगे क्या करना है। तो सर मुझे सर्जन बनना है, और सर्जरी में भी सर या तो कार्डियोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट, इन दोनों में से कोई सा भी चूज कर लेंगे। दोनों ही मुझे अभी ठीक लग रहे हैं, अभी दोनों में ही मैंने किसी को प्रायर पे नहीं रखा है या मैं कौन सा। पर कार्डियोलॉजिस्ट या मतलब कार्डियक सर्जरी जो होती है उसमें, या न्यूरो सर्जरी, इन दोनों में से कोई एक चूज करेंगे सर। बिल्कुल MS। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। विजय जी, कोई क्वेश्चन और है? मैं अल्पना जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप समाज की जो नौजवान पीढ़ी है या समाज के जो बच्चे हैं जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनका आपका कोई उनके लिए संदेश हो, विशेष संदेश हो, जिससे वो भी आपकी तरह सफलता हासिल कर सके? हाँ सर, संदेश तो सर यही है कि हमारे तो गोल्स ही अलग थे, कि हमें तो अपने पिताजी की कंडीशन सही करनी थी, तो इसलिए हम पढ़े। हर किसी बच्चे की कंडीशन, हर किसी बच्चे की लाइफ अलग अलग है, तो सबके सबके उस सपने को पाने के रीजंस अलग अलग हैं। लेकिन मैं यही कहूंगी कि हर हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ पढ़ाई है। तो आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़िए। पढ़ाई सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, एक अवेयरनेस, एक समझदारी के लिए भी होती है, आपको एक समाज में स्टैंड दिलाने के लिए भी होती है। तो मतलब पढ़ते रहिए और फालतू चीजों पे फोकस मत करिए, यही कहेंगे सर। बहुत धन्यवाद। केला जी, कोई ऑनलाइन क्वेश्चन हो तो आप उनको रख सकते हैं, पूछ सकते हैं कल्पना जी से। कोई ऑनलाइन क्वेश्चन है? शायद अतुल जी के कुछ क्वेश्चन थे, आप उनको पूछ सकते हैं। नहीं, ऐसा कोई कमेंट तो नहीं आया जो कि प्रश्न अच्छा पूछा जा रहा हो। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, अच्छा, ओके। लेकिन मुझे कुछ और प्रश्न पूछने हैं। हाँ ठीक। जी कुछ क्वेश्चन आए हैं।
स्वामी जी भी कुछ पूछना चाहते हैं? अपना प्रश्न ले लें, मैं उनको जोड़ ही लेता हूँ। जी सर, जी। कैलाश जी। जी सर, जी, धन्यवाद। कल्पना जी, एक मेरा और प्रश्न है कि अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी करना चाहता है, ठीक है, आपकी बातों से ये तो क्लियर हुआ, तो उसको अपने प्लानिंग कैसे करना चाहिए? क्योंकि मेडिकल की तैयारी से देख के जो लग रहा है आपकी बातों से, उसमें समय काफ़ी लगता है। तो एक विद्यार्थी को, और जिसके पास थोड़ा-सा अनप्रिविलेज्ड है, जिसके पास थोड़ी व्यवस्थाएँ नहीं है इस तरीके की, तो उसको किस प्रकार से अपनी तैयारी करना चाहिए, जिससे कि वो एक सफलता प्राप्त कर जाए? अल्टीमेटली उसको एक सफलता मिल जाए? हाँ सर, सेल्फ स्टडी में फिर जैसे तो कंटिन्यूअस स्टडी बहुत इफेक्टिव होती है। तो सर पहले तो आपको ओरिएंटेड बुक्स लेनी पड़ेंगी। अगर आप यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम या कोई स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम से हैं, तो आपको खुद को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी भी तरीके से, क्योंकि आगे की सारी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में ही है। अल्टीमेटली इंग्लिश पढ़नी है आपको, तो आप इंग्लिश मीडियम की बुक्स एनसीईआरटीज़ जो चलती हैं नेशनल लेवल की, वो आप पढ़िए और वही पढ़िए, क्योंकि आजकल तो ट्रेंड हो गया है नीट में कि आता ही उस बुक से है। वो लाइन टू लाइन क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आप एनसीईआरटीज़ पे फोकस करिए, प्राइमरीली एनसीईआरटी पढ़िए, रट डालिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी को। फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, अगर आपको कोई कहीं और से भी मटेरियल मिला हुआ है या कोचिंग से या फिर किसी का ले लिया, मॉड्यूल वगैरह जैसे चलते हैं एलन और आकाश इंस्टीट्यूट्स के, तो आप इन मॉड्यूल्स को रखिए अपने साथ, क्योंकि इन मॉड्यूल्स में बहुत इफेक्टिव और बहुत अच्छा कंटेंट है। तो आप एटलीस्ट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास इन 2 कोचिंग्स के मॉड्यूल्स होने चाहिए, क्योंकि ये मॉड्यूल्स अच्छे होते हैं। मैंने दोनों देखे हैं। तो अब सारे बच्चे ही यही पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर कोई सेल्फ स्टडी भी ये मॉड्यूल रखें, और लेकिन आप नेशनल लेवल जो बुक्स हैं उनको ध्यान से पढ़ें। ठीक है, मुझे लगता है हमारे प्रश्न, सभी प्रश्नों के ठीक से सर, जवाब दे दिए हैं। जी। मुझे 3-4 और प्रश्न पूछने हैं सर। जी, डिस्कनेक्शन हो गया है शायद। जी, कल्पना जी सुन पा रही हैं? सुन रहे हैं सर, हाँ, बोलिए। सुन जी, जी, रही। जी, जी। अच्छा, ठीक है। अब मेरा एक और सीधा प्रश्न कि जो मेडिकल की तैयारी है, इसमें कहा जाता है कि रटना बहुत ज़रूरी है। हाँ, आप अभी है बोल तो रहे सर थे? एक सब्जेक्ट हमारा 50% सब्जेक्ट हमारा रटने वाला ही होता है। वो कंप्लीटली रटने वाला भी नहीं है सर। बायोलॉजी जो होती है, वो आपको बायोलॉजी को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि 720 में से 360 मार्क्स आपको बायोलॉजी दिलाएगी और वो ईज़ी होती है, कम समय में उसमें स्कोर करना आसान होता है। तो मुझे लगता है कि आपको बायोलॉजी टिप्स पे होनी चाहिए एक-एक लाइन। एनसीईआरटी की तो ठीक ही है, उसकी तो एक-एक लाइन होनी चाहिए। अगर आप मॉड्यूल्स भी पढ़ते हैं तो अच्छा है। तो मतलब ये है कि फिजिक्स को रटा नहीं जा सकता है, उसको तो आप सॉल्व करिए। जितना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, आपकी फिजिक्स उतनी अच्छी होगी। ज़्यादातर स्टिग्मा है बच्चों में कि फिजिक्स टफ होती है, तो वो इसीलिए होती है क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं करते बच्चे। और रटने का तो सिर्फ ये है कि कुछ पार्ट होता ही है। हमारा बायोलॉजी का मैक्सिमम पार्ट रटने वाला है, और केमिस्ट्री का भी काफ़ी 2/3 पार्ट रटने वाला है। 1/3 न्यूमेरिकल है और 2/3 रटने वाला है। तो रटना तो सर है इसमें, लेकिन फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री, उसमें आप न्यूमेरिकल जितने ज़्यादा लगाएंगे, आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स उतनी अच्छी होगी। एक बार आप क्विकली तीनों सब्जेक्ट का आप बता दें कि किस तरीके से तैयारी करना चाहिए, बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए? हालांकि आप बोल चुके हाँ हैं, पर एक अपशॉट के रूप में। जी। सर फिजिक्स में मतलब मैं ये कहूँगी कि आप मेन चैप्टर्स देखिए। आप कोई भी मॉड्यूल या कहीं से भी देखिए, पता करिए जो वेटेज जिनके ज़्यादा होते हैं वो उस पे ज़्यादा फोकस करिए। जैसे मॉडर्न फिजिक्स है, फिजिक्स में हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह आती है, तो उससे डायरेक्ट सवाल आते हैं और वो इजी भी पड़ती है। तो आप वेटेज वाइज देखिए किस से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आप उस पर ज़्यादा फोकस करिए। और जिस चैप्टर से या जिस टॉपिक से एक सवाल आ रहा है या स्किप कर रहा है, किसी साल नहीं आ रहा है, उस पर आप उतना फोकस मत करिए, लेकिन एटलीस्ट उसको रिवाइज करिए, उसको अच्छे से पढ़िए जिस चैप्टर से ज़्यादा आते हैं। और हर साल 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, ये
ये तो फिजिक्स का है। केमिस्ट्री में भी आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। एट दी एंड जब 2 to 3 मंथ बचता है एग्जाम में, तो आप केमिस्ट्री का होल ईयर जो शॉर्ट नोट्स बना के चलते हैं वो रिवाइज कर सकते हैं। या जब आप टेस्ट देने जा रहे हैं, कहीं पे भी टेस्ट ज्वाइन किया है, तो आप टेस्ट देने से पहले उस शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करिए। तो केमिस्ट्री में मैं कहूंगी कि शॉर्ट नोट्स बहुत इफेक्टिव होते हैं, और फिजिक्स में फॉर्मूला जो आप हर चैप्टर का लिख लिख के रखते चले जाते हैं, तो वो बहुत इफेक्टिव होते हैं। मैंने भी किया है और करना भी चाहिए, ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट करता है। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स का, तो आप उसका एक अलग नोट्स बनाइए, एक पतला सा नोट्स जिसमें आपके सिर्फ चैप्टर वाइज फॉर्मूले होंगे। और यूं ही बायोलॉजी में भी आप जितना हो सके याद करिए, मेमोरेबल होनी चाहिए चीजें, लाइंस मेमोरेबल होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, और पॉसिबल हो तो लिख लिख के याद करिए, लेकिन उसको तो रटना ही है किसी ना किसी तरीके से। ओके, और केमिस्ट्री में? हाँ सर, बताया केमिस्ट्री में ये शॉर्ट नोट्स बनाइए। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए आप जितना रट सकते रटिए, क्योंकि सब थ्योरी है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। तो आप जितना रटिए, कुछ समझने वाला पार्ट है समझिए, मैकेनिज्म्स आती हैं ऑर्गेनिक में वो समझिए, उनको रिमेम्बर रखिए एग्जाम तक, टेस्ट तक, और इनके सारे क्वेश्चंस लगाइए। मॉड्यूल एनसीईआरटी जहाँ पे भी दिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करिए, उसमें भी अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं। तो और फिजिकल केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स जो बीच बीच में दिए हैं और इंटेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हैं या फिर एक्सरसाइज में दिए हैं, वो सब सॉल्व करिए। तो केमिस्ट्री के 3 ही पार्ट होते हैं, 2 का मैं बता चुकी हूँ कि आप याद करिए, रटिए, कुछ भी नोट्स बनाइए, और जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है उसको आप सॉल्व करिए। जितना सॉल्व करेंगे उतना अच्छा होगा फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, तो एक और प्रश्न आपने, जैसे मैं बात करूं सब्जेक्ट वाइज बात करता हूं, फिजिक्स में क्या आपने पूरा एंटायर सब्जेक्ट कवर किया था कि कुछ टॉपिक को फोकस किया है? पहले सर मैंने कुछ टॉपिक्स छोड़ रखे थे। ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो समझ में नहीं आते, तो उनसे नफरत होने लगती है, उसके सवाल गलत होते हैं हर टाइम। तो मेरे साथ था शुरू में, मेरे 5 साल के दौर में, तो शुरू में अपना जारी रखिए। नेटवर्क इश्यू है सर, थोड़ी देर में कनेक्ट हो मुझे लगता है नहीं, मेरा ख्याल है बात हमारी पूरी हो चुकी है। अल्पना नहीं हमारी आता है, बात वो पहुंच रही? अलग के दिया जी होता है। जी। किला जी, और कोई क्वेश्चन? चलिए सर, ठीक है ठीक सर। ठीक। एक्चुअली यस, ये आवाज आ रही है सर? टॉपिक बड़ा है। मैं थोड़ा सा स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, पर मुझे लगता है कि कुछ डिटेल में करना की जरूरत होगी, ऐसे तो प्रश्नों से बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा। ठीक है सर, ठीक, आप जारी थैंक यू। नहीं, मेरे के सवाल हो गए हैं और सभी प्रश्नों के पूर्ण जवाब अल्पना ने दिए हैं, और लोगों को एक बात समझ में आई कि नीट की तैयारी कैसे और क्या होती है। और राकेश लोधी जी और अनिल वर्मा जी का भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे एडमिन विजय लोधी जी की पहल पे वो जुड़े, और उन्होंने अल्पना जी जैसे सभी स्टूडेंट्स की सहायता का वचन दिया, और एक संकल्प लिया है कि कोई भी हमारे समाज का बच्चा ऐसा नहीं रह जाएगा जिसको किसी सहायता की जरूरत है और अखिल भारतीय लोधी महासभा ना दे, उनको जरूर मदद मिलेगी। विजय लोधी जी धन्यवाद, ज्ञापन के लिए जुड़े, धन्यवाद। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं एक बार फिर अखिल भारतीय लोधी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन डेविड जी, राकेश जी तथा अनिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का वचन दिया समाज के लिए कि आगे जो होनहार बच्चे हमारे, उनको पैसों की वजह से दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला सकेंगे। इसके लिए एक बार फिर अखिल भारतीय लोधी महासभा के सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा कल्पना जी ने जो छोटी छोटी बातें जो आप जिसके कारण वो सफलता हासिल कर सकते हैं, उनके बारे में बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया हमारे समाज के होनहार बच्चों का। इसके लिए मैं कल्पना जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और Thank you, हमें sir. समाज के सभी बच्चों को आश्वस्त करता हूँ कि हम जागरूक लोधी समाज की पूरी टीम जिससे हमारे बहुत सारे मॉडरेटर हैं, सब मॉडरेटर हैं, और 1.5 लाख के करीब सदस्य हैं, सभी लोग का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इस पूरी टीम की वजह से मैं आपको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, तथा समाज के सभी बच्चों के लिए आश्वस्त करता हूँ कि जागरूक की टीम आपकी इस प्रकार की सहायता हमेशा करने की कोशिश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। Thank you, sir.